जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जेकेपीएसआई का न्यू ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। उस सिलेबस को हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो जो जीके का कंपोनेंट है उसमें हिस्ट्री मेंशन है। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री के क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं जेकेपीएसआई के एग्जाम्स में इससे पहले वाले। और इस वीडियो में सिर्फ ये पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा पोर्शन है हिस्ट्री में जहां पे आपको एम्फेसाइज करना है, क्योंकि जो जीके वाला पोर्शन है ना वो बहुत वास्ट है। तो आप हर चीज नहीं पढ़ सकते। तो कहाँ कहाँ से पढ़ना है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करनी है ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिले, उन पे ज्यादा डिस्कशन रहेगी। नियर अबाउट 15 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और उसके साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 5-6 दिनों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशंस हो रही हैं, तो आई होप वो आप लेक्चर देखो। बाकी मैंने मैथ रीजनिंग का भी एक लेक्चर लाया, उसको भी कवर करो। कल भी आई विल ट्राई, तो आपका जो मैथ और रीजनिंग वाला फोबिया है वो मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर इज, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग्स वाज द फर्स्ट टू कैप्चर मालदीव। तो इनमें से कौन से चोला किंग थे जिनको पहली बार जिन्होंने कैप्चर करा था मालदीव। ऑप्शन इज राजराज चोला, विजयला चोला, राजेंद्र चोला थ्री और ऑल ऑफ दिस। तो बताओ इनमें से कौन से चोला किंग थे जिन्होंने कैप्चर किया था मालदीव। देखो ये क्वेश्चन जो है यूजुअली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, बट सीबीटी एग्जाम्स में इसलिए आए थे क्योंकि बहुत शिफ्ट्स में एग्जाम हुए थे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ गए थे जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर है ऑप्शन ए, राजराज चोला जो है वो पहले चोला किंग थे जिन्होंने कैप्चर करा था किसको, मालदीव को। ठीक है, अब सर हमें क्या पढ़ना है, क्या हमें पूरी एंशिएंट पूरी मेडिवल पढ़नी है? देखो मॉडर्न तो पढ़नी है, वो इंपॉर्टेंट है। देखो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी का फाउंडर कौन सा है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जांपल जैसे चोला डायनेस्टी का फाउंडर आपको पता होना चाहिए, तो चोला डायनेस्टी किसने फाउंड करी है? विजयला चोला ने। विजयला चोला ने चोला डायनेस्टी को फाउंड करा, ये चीज आपने याद रखना। जैसे हरियांग डायनेस्टी है, उसको किसने फाउंड करा? हरियांग डायनेस्टी को फाउंड करा है बिंबिसारा ने। किसने? बिंबिसारा ने। देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, अभी अभी याद कर लो, काम आएगा। जैसे एग्जाम में पूछता है नंदा डायनेस्टी को किसने फाउंड करा, तो महापद्मा नंदा ने। किसने फाउंड करा? महापद्मा नंदा। ठीक है, आपको यहां से आइडिया मिलेगा आपने पढ़ना क्या। तो आपने ये चीजें पढ़नी, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी किसने फाउंड करी, चोला डायनेस्टी विजयला चोला, हरियांग डायनेस्टी बिंबिसारा ने, शिशुनाग डायनेस्टी शिशुनागा ने फाउंड करी थी। मौर्य डायनेस्टी तो सिंपल है, आप सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य डायनेस्टी किसने फाउंड करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सातवाहना जो है ना, सातवाहना डायनेस्टी, उसका कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि जो सातवाहनास थे, सातवाहनास जो थे उनकी डायनेस्टी को किसने फाउंड करा है? तो सिमुका ने फाउंड किया था। किसने फाउंड किया था? सिमुका ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पाला डायनेस्टी के बारे में फिर मेडिवल में पाला पूछता है, पाला डायनेस्टी को गोपाला ने फाउंड किया था। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रकूटास के बारे में पूछता है, ये भी पूछता है बहुत बार एग्जाम में। राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटास की डायनेस्टी को किसने फाउंड करा? तो डंटी दुर्ग ने फाउंड किया था। किसने किया था? डंटी दुर्ग ने फाउंड किया था। अगर आपके पास कोई भी सिंपल जीके की बुक है तो उसमें इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज एंड देयर फाउंडर्स लिखे होते हैं, तो आपने वो कवर कर लेना। अभी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बता दिए, बाकी आप खुद देखोगे। ठीक है, जैसे काराकोटा डायनेस्टी को दुर्लभ वर्धना ने फाउंड किया था, तो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज और उनके फाउंडर आपको याद करना है। ये एक टॉपिक हो गया जो आपको पेपर के लिए पढ़ना है हिस्ट्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन 1885। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन हुई। एओ होम का इसमें इंपॉर्टेंट रोल था, ये आप सबको पता है। तो पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? ठीक है, डब्ल्यूसी बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी, आलन एओ होम जिन्होंने फाउंडिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, दादा भाई नौरोजी, लाल बहादुर शास्त्री। देखो इधर से एक चीज मैं आपको बताऊं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए, इंपॉर्टेंट सेशन, सारे सेशन नहीं पढ़ने होते, इंपॉर्टेंट सेशंस आपको पता होना चाहिए। तो पहला सेशन जो है वो बॉम्बे में हुआ था। फर्स्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था बॉम्बे में हुआ था। किसने प्रिसाइड करा था? डब्ल्यूसी बैनर्जी ने, उमेश चंद्र बैनर्जी ने। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कहां सेशंस हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे सेकंड जो है 1886 वाला, 1886 वाला कलकत्ता में हुआ था। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। और किसने प्रिसाइड किया था 1886 वाला? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 1887 वाला भी पूछ लेता है। 1887 वाला जो है वो मद्रास में हुआ था। ठीक है, मद्रास में हुआ था। किसने इसको प्रिसाइड किया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने इसको जो है प्रिसाइड किया था। ठीक है, जो भी चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूं ना, ये एग्जाम्स में आपको दिखेंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पूरी हिस्ट्री आप कवर करने का इतना टाइम नहीं है। जीके के इतने पोर्शंस में से आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ना क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें कवर करनी है। फिर जैसे 1905 में जब क्या हुआ,
पार्टीशन हुई बंगाल की, उस टाइम वाला जो 1905 का सेशन है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। बनारस में हुआ था, कहां पर हुआ था? बनारस में। किसने प्रिसाइड किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने प्रिसाइड किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। ऐसे आपको सेशन पता होना चाहिए। फिर 1906 वाला भी कलकत्ता में हुआ था और किसने प्रिसाइड किया था? दादा भाई नौरोजी ने ही किया था, ठीक है। 1907 वाला इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें सूरत स्प्लिट हुआ था, मतलब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आपस में अलग हो गए थे। तो ये किसने प्रिसाइड किया था? ये रास बिहारी घोष ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी घोष ने किया था। और कहां पर हुआ था? सूरत में, ठीक है। तो एक आपको आइडिया मिल गया कि ये चीजें भी आपको कवर करनी है कि इंपॉर्टेंट सेशंस कहां पर हुए हैं, या आपको कवर करके जाने, ऐसे कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे 1916 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें लखनऊ पैक्ट वगैरह हुआ था। तो 1960 का लखनऊ में हुआ था। किसने प्रिसाइड किया था? एसी मजूमदार ने। किसने? एसी मजूमदार ने। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपने कवर करना है, ठीक है। 1917 वाला एनी बेसेंट ने प्रिसाइड किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। एनी बेसेंट ने 1917 वाला किया था, जो कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1921 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। 1921 वाला अहमदाबाद में हुआ था। सीआर दास तब प्रिजन में थे, तो उनकी जगह हाकिम अजमल खान ने किया था। हाकिम अजमल खान ने उनकी जगह प्रिसाइड किया था। तो ये भी एग्जाम में पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछता है, ऐसे तो बहुत सारे हैं यार, मैं सारे नहीं बताऊंगा, अभी थोड़े बहुत बता देता हूं। 1924 में सेशन हुआ था बेलगांव में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा सेशन है जिसको गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। तो बेलगांव वाला सेशन 1924 याद कर लोगे आप, महात्मा गांधी ने इसको प्रिसाइड किया। फिर 1925 वाला भी इंपॉर्टेंट है, वो सरोजिनी नायडू ने प्रिसाइड किया। तो इसके बाद जो भी सेशन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, बट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आप हिस्ट्री में जान, देखो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने ऑलमोस्ट पढ़ाई हुई है, तो हिस्ट्री वाली प्ले में जो भी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं सारे कवर कर लेना, एक भी मत छोड़ना, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट चीजें मैंने पढ़ाई हुई है। मॉडर्न हिस्ट्री आप पूरी कवर करोगे, और एंशिएंट और मेडिवल में जो जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इसकी सराउंडिंग चीजें कवर करोगे। आज 15 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस में और भी बता दूंगा किन किन चीजों पे आपने एम्फेसाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, अरबिंदो घोष वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो आपको पता है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इंडिया में हुई, जब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी दो बार सबसे ज्यादा हुई। एक तो 1905 में हुआ ना, जब क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई, और दूसरी बार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली ना 1920 से लेकर 1922 में, जो गांधी जी का इंपॉर्टेंट रोल था। उसके बाद भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हुई। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के भी क्वेश्चन आए थे इस एग्जाम में। तो अरबिंदो घोष जो है बेसिकली किसके साथ एसोसिएटेड थे? मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, एलिपोर्ट बॉम्ब केस, ककोरी ट्रेन एक्शन, या चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रुक गई थी ना। तो अरबिंदो घोष किससे एसोसिएट थे? एलिपोर बॉम्ब केस। बेसिकली एक बॉम्ब बनाया गया था, बॉम्ब, और प्रफुल्ला चक्की और खुदीराम बोस, अगर आपको हिस्ट्री की थोड़ी नॉलेज है, प्रफुल्ला चक्की और खुदीराम बोस ने क्या किया था? इस बॉम्ब को फेंका था। बेसिकली वो थेटन किंग्सफोर्ड एक जज था, उसको करना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस बॉम्ब में दो ब्रिटिश लेडीज की डेथ हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होती है। तो एलिपोर बॉम्ब केस के साथ अरबिंदो घोष एसोसिएट है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो देखो जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी है उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी के साथ एसोसिएट थी। 1924 में ये बनी थी, कहां पर बनी थी? कानपुर में, ठीक है। इसमें एक नाम आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसको बनाने वाले तो बहुत है, बट राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बता रहा हूं। जोगेश चंद्र चटर्जी, जोगेश चंद्र चटर्जी, और तीसरे थे सचिन सामव्याल। इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सचिन सामव्याल इसको बनाने में, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बाद में चंद्रशेखर आजाद हो गए, फिर भगत सिंह जी हो गए, ये सारे इनके साथ एसोसिएटेड थे। बाद में इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पड़ा था। आप मुझे बताओगे कि HRA का नाम जब HSRA पड़ा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें ये सोशलिस्ट वर्ड किसने ऐड करवाया? बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HRA का आपने याद रखना, ठीक है। फिर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बुक भी लिखी गई थी, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब जो है ये बुक किसने लिखी है? भगवती चरण वोरा ने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, किसने लिखी है? भगवती चरण वोरा, ठीक है। ये मैं आपको पूरी हिस्ट्री नहीं बता रहा हूं, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ऐसे ही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के रिलेटेड ये चीजें पूछी जाती। अब पूरी हिस्ट्री लेके नहीं बैठ जाना पढ़ने। एक कोई भी आपके पास डिसेंट सी बुक है, जैसे लूसेंट, कोई भी तरुण वेल कोई भी है, उसकी हिस्ट्री खोलो, इंपॉर्टेंट चीजें जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे कवर कर लो, ठीक है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो किसने बनाई, कौन इसका एसोसिएट था, बस इतनी चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडियन होम रूल सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है कब एस्टैब्लिश हुई थी, ये पूछ रहा है, ठीक है। इंडियन होम रूल सोसाइटी कब एस्टैब्लिश हुई थी हमें बताना है। 1903 में, 1905, 1907 या 1904। देखो ये साल इस्टेब्लिश हुई, ये इंपॉर्टेंट है, बट उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
बट किसने स्टैब्लिश करी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आई होप यू हैव ट्राइड इट, 1905 में फाउंड हुई थी। इसको फाउंड करने में श्याम जी कृष्ण वर्मा का इंपॉर्टेंट रोल था। किसका? श्याम जी कृष्ण वर्मा का इंपॉर्टेंट रोल था। देखो आपको पता क्या पढ़ना है, जो भी इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस बनी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में चली थी, कुछ इंडिया के बाहर भी रन कर रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल सैन फ्रांसिस्को में चल रही थी, उसके बाद जैसे गदर पार्टी हो गया, उसके बाद जो है पेरिस में चल रही थी मैडम भिकाजी कामा की। इनका आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन कहां पर ऑपरेट कर रहा था। एक ये चीज करनी है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। दूसरा इंडिया में जो बनी, फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मो समाज जो है, ब्रह्मो समाज जो है, इसको किसने फाउंड करा? तो ब्रह्मो समाज को राजा राम मोहन राय जी ने फाउंड करा। ये सबको पता होना चाहिए। कब हुआ? 1828 में, ठीक है। फिर उसके बाद 1828 में, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि तत्वबोधिनी सभा या तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकालते थे। रविंद्रनाथ टैगोर इसके साथ एसोसिएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछता है। प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पंडुरंग ने फाउंड किया। आर्य समाज, कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, आर्य समाज जो है वो कब फाउंड हुआ था? पहली बात 1875 में। कब फाउंड हुआ था आर्य समाज? 1875 में, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसको फाउंड किया, ठीक है। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो फाउंड हुई, ठीक है, उसको न्यूयॉर्क में यूएसए में फाउंड हुई। उसको किसने फाउंड करा? एचपी लवास्की एंड एमएस ऑलकट ने फाउंड किया, एचएस ऑलकट ने फाउंड किया। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूं, बाकी लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया, आप उन लेक्चर्स को देखोगे तो वहां पर आपको चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जैसे लो कास्ट की कुछ मूवमेंट चली थी जो बहुत फेमस हुई थी, उनके लिए भी पूछता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो चली थी अगेंस्ट द अपर कास्ट, ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के साथ कौन एसोसिएटेड है? तो ईवी रामास्वामी नाइकर, ये नाम आप याद रखोगे, ईवी रामास्वामी नाइकर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में, ठीक है। जैसे आपको पूछ लेगा एक और इंपॉर्टेंट मूवमेंट चली थी जिसका नाम था एसएनडीपी मूवमेंट, ठीक है, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट, ठीक है, ये चली थी। इसको किसने स्टार्ट किया था? श्री नारायण गुरु ने। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, तो ये आपको पढ़ के जाए। एक तो सबसे पहले जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, उसके बाद तत्वबोधिनी सभा जो चली, उसके बाद प्रार्थना समाज बना, उसके बाद जो भी है सेवा सदन बनी, जो भी इंपॉर्टेंट पार्सीज की मूवमेंट चली, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए किसने स्टार्ट करी। और दूसरा इंडिया के बाहर जो चली, ठीक है, उसके बारे में, जैसे पेरिस में किसी ने अगर स्टार्ट करी, किसी ने लंदन में कुछ स्टार्ट किया, किसी ने जो है अगर यूएसए में कुछ स्टार्ट किया तो सैन फ्रांसिस्को में, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ प्लस कुछ बता रहा हूँ, ये ऑल इन ऑल सब कुछ नहीं करना है, और वीडियोस देखोगे तो कवर हो जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको आइडिया दे, आपके दिमाग में ऐसे आ गया हुआ है ना कि मैं देख रहा था, मैंने एक वीडियो डाली कि सिलेबस ये आया और मैंने कमेंट्स देख के तो मुझे ही पढ़ाने का मन नहीं करे, इतने खतरनाक तो आपके करंट है, ये हो गया वो हो गया, आप कैसे करेंगे? देखो भाई सिलेबस आ चुका है। अब दो बातें यहाँ पर देखो, मेरी बात हमेशा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ऐसे घुमा फिरा के बात करने वाला मैं इंसान नहीं हूं। अब सिलेबस आपके सामने, अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो फॉर्म मत भरो, अगर भर दिया तो अपने वो 700 या 1200 जो खर्चा हुआ उसको कोसो। दूसरा तरीका है कि भर दिया तो लड़ाई लड़नी है, तो पढ़ने स्टार्ट कर दो, जितना हुआ करेंगे। निकल गया पेपर तो निकल गया, नहीं निकला तो नॉलेज तो इनहेंस होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो इसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, ऐसे इन चीजों में भटको मत कि क्या करना था क्या नहीं करना था, सिलेबस चेंज हो गया, तो इस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु पास द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इन 1904 एंड इम्पोज स्टिफ कंट्रोल ओवर इंडियन यूनिवर्सिटी। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था जिसमें इंडियन यूनिवर्सिटी के ऊपर बड़ा कंट्रोल कर दिया था ताकि बच्चे जो है ज्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। तो कौन था इस टाइम पे? लॉर्ड वेवल, माउंटबेटन, मिंटो, कर्जन। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है कि जो ये आए ना, कौन थे जो भी गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय बने बाद में, इनके टेनवर में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में, या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये आया था 1904 में। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कब हुआ? 1905 में। अब एग्जाम में पूछेगा ये किसके टाइम पे हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। तो किसके टाइम पे हुआ था? ये सब कर्जन के टाइम में होता। कर्जन का टाइम था 1899 से लेकर 1904। अगर आप 1899 से 1905, क्योंकि इसमें ही हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगर आपको कर्जन का टाइम पता है और पार्टीशन ऑफ बंगाल पता, आप इजिली बता सकते हो ये किसके टाइम पे हुई है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट जो गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे उनके टाइम में पता हो, जैसे कुछ मैं बता देता हूं। कर्जन का बता दिया 1899 से लेकर 1905, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिंटो आया था,
ठीक है, मिंटो सेकंड, लॉर्ड मिंटो सेकंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। मिंटो आया था 1905 से 1910, इसका 1910 इसका टाइम था, ये याद कर लेना। फिर इसके बाद वाले सारे याद करोगे। फिर हार्डिंगे आया, ठीक है, हार्डिंगे, हार्डिंगे चला 1910 से 1916 के बीच में, कौन, हार्डिंगे, ठीक है। उसके बाद आया कैल्म्सफोर्ड, कौन आया, कैल्म्सफोर्ड, कैम्सफोर्ड, ठीक है, कैम्सफोर्ड आया, कैम्सफोर्ड आया 1916 से 1921 के बीच में, ठीक है। उसके बाद आया रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग आया 1921 से 1926, इनका टेनवर याद कर लेना, क्योंकि देखो अगर आपको पूछ लेता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके टाइम पे हुई, आपको ये तो पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 और 22 के बीच में हुई है, बट आपको ये नहीं पता उस टाइम में वाइसरॉय कौन था, तो रीडिंग यहां से याद कर लो ना, 1921 से 26 तक रीडिंग है, तो इजिली कर सकते हो ना आप फिर, ठीक है। फिर इरविन आया, इरविन किसके टाइम पे आया, इरविन का टाइम था 1926 से लेकर 1931, इसी के टाइम में आपको पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इरविन उस टाइम पे आया था, ठीक है। उसके बाद आया विलिंगडन, ये इंपॉर्टेंट है यार इसलिए बता, उसके बाद आया विलिंगडन, विलिंगडन आया 1931 से लेकर 1936 तक आया, ठीक है। उसके बाद आया लिनलिथगो, लिनलिथगो कहीं से पढ़ लेना, मैं अभी गंदा गंदा लिख रहा हूं बट पढ़ लेना कहीं से। लिनलिथगो आया 1936 के लेकर 1944 के बीच में, ठीक है, लिनलिथगो आया। उसके बाद बस दो रह गए, उसके बाद इंपॉर्टेंट आया वेवल, वेवल जो है आया 1944 से लेकर 1947 के बीच में, इसी के टाइम में वेवल प्लान भी आया था। और लास्ट पूछेगा कौन आया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन आया था, कौन आया था, माउंटबेटन, मैंने लॉर्ड लगा रहा, माउंटबेटन आया था 1947 और 40, इसी के टाइम में पार्टीशन हुआ था इंडिया का, ठीक है। तो याद कर लेना, अभी तो मैंने रैंडमली बता दिया, बट एक बार बाद में देखा, मिंटो आया 5 से 10, हार्डिंगे आया 10 से 16, कैम्सफोर्ड आया 16 से 21। अगर पूछे आपको रॉयल आर्ट एक्ट किसके टाइम में आया, जलियांवाला बाग मैसेकर किसके टाइम में हुआ, तो इसके टाइम में हुआ। रीडिंग आया 1921 से 26 के बीच में, फिर विलिंगडन आया, लिनलिथगो आया, ठीक है, इरविन का बता दिया, फिर विलिंगडन आया, लिनलिथगो आया 26 से लेकर, फिर उसके बाद आया वेवल, आया वेवल के बाद माउंटबेटन आया। अब एक वीडियो मैंने डाली थी, मैं उस वीडियो को आपके साथ शेयर कर दूंगा, कल आज रात को ही शेयर कर दूंगा ग्रुप में, या कल मॉर्निंग में कर दूंगा। एक मैंने वीडियो लाई थी, पता नहीं कौन सा एग्जाम था, शायद कांस्टेबल में ही था, जिसमें मैंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की ना जो डेट्स है ना उसको याद करवाया था, मतलब डेट्स के वे में याद किया था, इस टाइम ये हुआ, इस टाइम, उस वीडियो को जरूर देख लेना। उस वीडियो से ना आपको एक क्रोनोलॉजी बन जाएगी, मतलब एक 50 मिनट की वीडियो में आपको पूरी हिस्ट्री मॉडर्न एक बार समझ आ जाएगी, फिर आप इन डेप्थ टॉपिक को कवर करते चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who among the following freedom fighter was hanged to death by the British on 23rd March 1931? यार ये तो बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट था कि फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 में, किसको दी गई थी, भगत सिंह जी को, खुदीराम बोस जी को, धीरन चिन्नामलाई को, या मातंगिनी हजरा को, तो किसको दी गई थी, आप सबको पता है 23 मार्च 1935 भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, शहीद दिवस भी बनाते हैं हम इस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द अशोक पिलर एट प्रयागराज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। अब हिस्ट्री में आपको पता है क्या पढ़ना होता है, हिस्ट्री में आपको पढ़ना होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई रूलर है तो उसका कोर्ट पॉइंट कौन सा था, अगर कोई इंपॉर्टेंट रूलर है तो उसके बारे में किसी ना किसी पिलर में लिखा गया होगा, तो उस पिलर के बारे में, उस पिलर में किसके बारे में लिखा गया होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिया का इंपॉर्टेंट रूलर है तो उसको क्या बोला जाता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक फाउंडर देखना आपने, जैसे प्रयागराज में जो अशोक पिलर है उसमें किसके टाइम के बारे में, किस गुप्ता डायनेस्टी के किस रूलर के बारे में बताया गया है, समुद्रगुप्ता, स्कंदगुप्ता, चंद्रगुप्त या रामगुप्त, किसके बारे में, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के कौन से एंशिएंट रूलर या मेडिवल टाइम के रूलर को बोला जाता है, समुद्रगुप्ता ऑफ जम्मू कश्मीर। तो समुद्रगुप्ता ऑफ जम्मू कश्मीर जो है वो किसको बोला जाता है, ये मुझे आप बता देना है, ठीक है। समुद्रगुप्ता जो है कश्मीर का किसको बोला जाता है, ये आप मुझे बताओगे। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्ता को बोला जाता है, गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। और प्रयागराज में जो अशोक पिलर है उसमें समुद्रगुप्ता की ब्रेवरी और उनकी जो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अकम्पलिशमेंट है उनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। ये चीज आपको, और जितने भी कोर्ट पोइट्स हैं वो पढ़ के जाना एग्जाम, ऐसे नहीं जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी देखो, मेडिवल में स्लेव डायनेस्टी और मुगल्स, ये अच्छे से पढ़ के जाना, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी को किसने फाउंड करा था, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीर उद्दीन कबाचा, मोहम्मद बख्तियार खिलजी, गियत अल दीन महमूद। तो करो इस क्वेश्चन को यार, खुद भी तो कोई एक दो क्वेश्चन करो, इतना मुश्किल भी नहीं है, आना चाहिए थोड़ा बहुत। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड करा था स्लेव डायनेस्टी को, ठीक है।
कब किया था? 1206। अब अगली बार ये क्वेश्चन आ जाएगा ना तो वहां पे कर लेना 1206। इसके बाद इल्तुतमिश आया था। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश सबसे लंबी देर चला था इल्तुतमिश इनमें से, ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्ताना। क्या नाम था इसकी बेटी का? नाम था रजिया सुल्ताना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा भी गया था आई थिंक। रजिया सुल्ताना जो है, अगर पूछे दिल्ली सुल्तनत में क्या कोई फीमेल रूलर थी तो बिल्कुल थी, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना, ये याद कर लेना, ठीक है। इसी में बाद में गयासुद्दीन बलबन आया था जिसने चलीसा को खत्म किया था, मतलब जो चहलगानी वाला सिस्टम था उसको खत्म किया था, और इसने सजदा और पाइबोज वाला सिस्टम स्टार्ट किया, मतलब जाके राजा के सामने वो माथा टेकना काइंड ऑफ, तो वो सिस्टम इसने स्टार्ट किया था। तो ये चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। आपको थोड़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, यही स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है थोड़ा। खिलजीज किसके बाद आए, उसके बाद कौन आया, फिर तुगलुक आया, तुगलुक में मोहम्मद बिन तुगलुक ने क्या किया, फिरोज शाह तुगलुक ने कुछ इंपॉर्टेंट काम किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग reigned द मुगल एम्पायर इन द ईयर 1556 से 16। देखो मुगल्स के बारे में तो आपको आना चाहिए ना, मुगल्स पता होना चाहिए पहले कौन आया। देखो सबसे पहले आपको पता है बाबर आया, ठीक है। और बाबर से आपको तीनों बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी जब बाबर जीता था, ठीक है, 1526 में। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1556 में, ठीक है, जब अकबर मतलब की तरफ से लड़ाई हुई, हिमू जो है लड़ा था। उसके बाद जो है, उसके बाद तीसरी हुई जब उनकी हुई मराठास की लड़ाई हुई, ठीक है। तो तीन बैटल हुई पानीपत की, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो ये पूछा है कि मुगल एम्परर कौन था 1556 से लेकर 1605। देखो सबसे पहले आया बाबर। बाबर कब आया? 1526 में, ठीक है। 1526 से लेकर 1530 तक बाबर का टाइम था। बाबर का फिर आगे बेटा आया हुमायूं। ये आपको सब पता होना चाहिए कौन कौन आया। हुमायूं जो है 1530 से लेकर 1540 तक तो अच्छे से रूल करता रहा, बट उसके बाद अफगान का अटैक हो गया। कौन? शेर शाह सूरी। किसने अटैक किया? शेर शाह सूरी, जो एक अफगानी था, ठीक है। शेर शाह सूरी उसने हरा दिया। तो शेर शाह सूरी ने 1540 से लेकर 45 तक रूल करा, बट ये पूरा जो सूरी एम्पायर था ना, इसका रूल चला कम से कम 1540 से लेकर 1555 तक। फिर 1555 में हुमायूं वापिस आ जाता है। तो हुमायूं 1555 में वापिस आ जाता है एक साल के लिए, 1555 से 1556 तक, ठीक है। 1556 तक हुमायूं वापस आ जाता है। शेरशाह सूरी इन मुगल्स का नहीं था, ये अफगान था, ठीक है। उसके बाद हुमायूं का आगे आ जाता है कौन? अकबर। तो अकबर कमांड संभालता है कब? 1556 से लेकर 1605 के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ए, रीन ऑफ अकबर, ठीक है। अभी कंसेप्ट खत्म नहीं, अभी और पढ़ना है। तो अकबर के बाद कौन आ गया? जहांगीर आ गया। अकबर के बाद कौन आ गया? जहांगीर। तो जहांगीर आ गया अकबर के बाद। तो जहांगीर ने 1605 से लेकर, मैं रैंडम बता रहा हूं आपको, 1625 तक आई थिंक इसने रूल करा। फिर जहांगीर के बाद आ गया शाहजहां, बस एक दो ही रह गए, शाहजहां। तो शाहजहां ने रूल करा 1625 से लेकर 1658 तक लगा लो। और 1658 के बाद जो है औरंगजेब आया लास्ट में। इसके बाद मुगल्स टूट गए, औरंगजेब आया लेटर। मुगल्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो 1658 के से 1707। तो एग्जाम में पूछेगा इस टाइम पे कौन था, तो औरंगजेब है, ठीक है। कहानी शुरू हुई मुगल्स की बाबर 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, जीता 1526 से 30। फिर हुमायूं आया 30 से 40 तक, बट इसको शेरशाह सूरी के द्वारा हार मिली। तो 1540 से 55 तक सूरी एम्पायर रहा। फिर हुमायूं वापस आया, फिर अकबर 1556 से 1605, फिर 1605 से 1625 जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। क्रोनोलॉजिकली पूछ सकता है, पहले हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां। तो इनकी सीक्वेंस आपको अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको देखो मैंने आपको मेडिवल शांत कर दिया। मेडिवल में जो आपको दिक्कत आई थी मैंने आपको बता दिया किस पे ज्यादा इंफेसाइज करो। तो दिल्ली सल्तनत का थोड़ा बहुत पढ़ो, बट मुगल्स को अच्छे से पढ़ लो। आप बताओ इनमें से किसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब अगर किसी राजा का खुद का बेटा नहीं है तो उसको अपने बाप की सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टी मिलेगी, उसको बाकी संपत्ति नहीं मिलेगी, राज्य नहीं मिलेगा। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी किसने स्टार्ट की? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, माउंटबेटन या कर्जन? किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी, ठीक है। डलहौजी का टाइम कब था? 1848 से लेकर 1856 तक। अब कहा जाता है, खुद सोचो यार, तब उस टाइम पे राजा बहुत शादियां करते थे, तो कोई ना कोई बच्चा तो उनका लीगल हो ही जाना था, ऐसा बोला जाता था। बट तब भी डलहौजी के टाइम में बहुत सारी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू उसने राज्य ले लिए। जैसे सतारा को इसने ले लिया, जैतपुर संभालपुर को लिया था, उदयपुर को ले लिया था, सबसे इंपॉर्टेंट झांसी को लिया था, नागपुर अवध को लिया था, ठीक है। तो बहुत सारे इसने रूलर्स को उनकी प्रॉपर्टी सारी वो ले ली, राज्य ले लिया कि उनका कोई लीगल हेयर नहीं है, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ये भी याद कर लेना 1856 के टाइम, एक तो आपको पता है वो ग्राफ भी इसके टाइम में आया था, पहली ट्रेन भी इसके टाइम में चलती, डलहौजी के टाइम में, कुछ चीजें। और 1856 का जो विडो रीमैरिज एक्ट आया था वो भी इसी के टाइम में आया था, ठीक है। तो अगली बार ऐसे पूछ सकते हैं कि विडो रीमैरिज एक्ट किसके टाइम में आया था, तो इसके टाइम। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, जो जो क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं ना, अगर
ईमानदारी से पढ़ोगे ना तो चीजें कवर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो विडो रीमैरिज एक्ट है वो लाया तो चल ये डलहौजी था तब, तो यही लाएगा, गवर्नर जनरल ये था, बट इसको इम्फेसाइज किसने करा था लाने के लिए, किसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका था विडो रीमैरिज एक्ट लाने का, कौन से हमारे पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर नॉट एट्रीब्यूटेड टू कालिदास, तो इनमें से कौन सा वर्क जो है कालिदास के साथ एसोसिएटेड नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी हैं, वो किस किस रूलर के अंडर कोर्ट पोइट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। तो कालिदास की कौन सी बुक नहीं है, कुमार संभवा, अभिजना शकुंतलम, मेघदूत, कदम्बरी। देखो ये तीनों ही ऊपर वाली कालिदास की हैं। कदम्बरी इज नॉट एसोसिएटेड विद कालिदास, ये किसकी है, बाणभट्ट की, किसकी है, बाणभट्ट की, ठीक है। तो रट लेना ये चीजें, ये मैंने आपको पढ़ाई भी हुई है एक दिन पहले भी, तो अभी भी बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेना। जैसे बाणभट्ट की एक तो ये याद कर लो कदम्बरी, और हर्ष चरित्र, हर्षा चरित्र बोलो जिसको, वो किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी हुई है, ठीक है। ये हर्षवर्धन का ही कोर्ट पोएट था, तो इसके बारे में याद। कालिदास जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में था। एग्जाम में पूछता है यार कालिदास किसके टाइम पे था, चंद्रगुप्त सेकंड के, चंद्रगुप्त सेकंड के, ये पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो रट लेना। इसने बड़ी सारी बुक लिखी है, कुमार संभवा हो गया, रघुवंश हो गया, मेघदूत हो गया, अभिजा शकुंतलम हो गया, मालविका अग्निमित्रम भी इसने लिखी हुई है, किसने, कालिदास ने, ये भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। फिर अमर सिमा कोर्ट पोइट है, अमर सिमा, ये पूछता है, अमर सिमा ने इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं उसके बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में था अमर सिमा भी, ये भी आपको याद रखना है। हरिसेन पूछता है कोर्ट पोइट किसका था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हरिसेन किसका कोर्ट पोइट है, हरिसेन कोर्ट पोइट था समुद्रगुप्त सेकंड का, किसका था, समुद्रगुप्ता सेकंड का, समुद्रगुप्त सेकंड का कोर्ट पोइट था हरिसेन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको पता हो। जैसे विशाखा दत्त पूछता है, वो हर्षवर्धन के टाइम में था, मुद्र राक्षसा उसने लिखी हुई है, तो मुद्र राक्षसा पूछे किसने लिखी हुई है, तो विशाखा दत्त ने लिखी हुई है, हर्षवर्धन के टाइम में था, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं, बट मैं आपको बता चुका हूं कि ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, तो इसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कमी आप में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हु बिल्ड द बृहदेश्वर टेंपल इन थंजावुर विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेंपल, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट टेंपल बृहदेश्वर टेंपल जो है, राज राजेश्वर टेंपल भी शायद इसी को ही बोलते हैं, वो किसने बनाया, राजेंद्र चोला ने, राज राजा वन ने, विजयला चोला ने, या नन ऑफ दिस। विजयला चोला ने चोला डायनेस्टी को फाउंड किया था, बट इस टेंपल को राज राज वन ने बनाया था, ठीक है। दिस इज क्लियर, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। Moving towards your next question, on which of the following day गांधी जी picked up a handful of salt and inaugurated civil disobedience, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब, देखो कुछ नहीं हुआ था, गांधी जी ने एक दांडी मार्च स्टार्ट करी, गांधी जी ने अपने आश्रम से निकले 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च को, और 6 अप्रैल को कहां पहुंचे, 6 अप्रैल 1930 को वो पहुंचे दांडी में। दांडी में उन्होंने क्या किया, समुद्र में से साल्ट निकाला और साल्ट लॉ को ब्रेक किया, ठीक है। तो कब जो है 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने साल्ट निकाला था, और यहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुई, कितनी देर चली, 1934, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी मूवमेंट कब से कहां तक चली। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, तो 1920 में स्टार्ट हुई थी, 1922 तक चलती। 1922 में क्या हुआ था, चोरी चोरा इंसिडेंट, क्या, एक चोरी चोरा में पुलिस वायलेंस हुआ, पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी, फ्रीडम मतलब वही जो प्रोटेस्टर्स थे, ठीक है। तो 5 फेब 1922 को चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, इसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोक ली। तो ये आपको पता होना चाहिए, चोरी चोरा इंसिडेंट की एग्जैक्ट जो है डेट आपको पता होना चाहिए, 5 फेब 1922, ठीक है। दिस इज क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन रह गए, बस इतना ही कवर करेंगे, तो ऐसे मत करो कि मतलब निकल रहा है, आप बस कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन ही अच्छे से कवर कर लो, उसके बाद रेस्ट करेंगे। इन लखनऊ हु एग्जीक्यूटेड द ब्रिलियंट आइडिया ऑफ फ्लोटिंग काइट्स एंड बैलून्स इम्प्रिंटेड ऑन द पब्लिक, देखो एक स्लोगन दिया गया था, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक वाला, उसके साथ किसने ये बोला था कि एक आइडिया दिया था कि हम काइट्स उड़ाएंगे और बैलून से उसके ऊपर लिखा होगा साइमन गो बैक, ये वाला किसने बोला था, ये मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या खालिक वज़्ज़मन। तो किसने बोला था, बेसिकली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, खालिक वज़्ज़मन ने बोला था, ठीक है। यूसुफ मेहरोली ने, ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लेना, यूसुफ मेहरोली ने कॉइंड किया था, क्या किया था, कॉइंड किया था ये स्लोगन, साइमन गो बैक। कौन सा स्लोगन, साइमन, लैपटॉप जाने वाला, साइमन गो बैक किसने कॉइन किया था, यूसुफ मेहरोली ने। बट इसको ज्यादातर यूज किसने किया था, मतलब ये नारा किसने दिया था, ज्यादा चला था, लाल लाजपत राय जी ने। बट इसको जो है अगर स्टार्ट करने वाला देखें तो वो कौन थे,
कॉइन किसने किया था? यूसुफ मेहरोल। बट आपको पता होना चाहिए कौन से फ्रीडम फाइटर ने कौन सा स्लोगन दिया। जैसे अगर आपको तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी के तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे दिल्ली चलो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल बहुत ये यूज करते थे, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद शहीद भगत सिंह जी यूज करते। आपको स्लोगन्स के बारे में पता होना चाहिए कौन सा किसके साथ एसोसिएटेड है। अब किसने ये स्लोगन दिया था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। भगत सिंह जी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज द होमवर्क। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी डालते बट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इतना काफी है आज के लिए। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। देखो पिछले 4-5 दिनों में जितने भी पीवाईक्यूज के सेशन आए, खास करके जो परसों मैथ्स का सेशन आया उसको कवर कर लो, क्योंकि अब जो मैथ्स के सेशन आएगा मैं क्वेश्चन की रेशियोज थोड़ी बढ़ाऊंगा, मतलब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाऊंगा, वो बहुत सिंपल था तो आप उसको कवर करो। मोस्ट प्रोबेबली मैं कल ही मैथ्स का लेक्चर लाऊंगा और कंप्यूटर का भी लेक्चर पीवाईक्यूज का लाऊंगा, उसके बाद क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। बट आप पीवाईक्यूज पहले समझो और क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसको कवर करो। हिस्ट्री का एक और लेक्चर भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बाकी आपका सिलेबस आ चुका है, सिलेबस सामने रखो, हर एक टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करो। अब रुको मत, टाइम कम है, एग्जाम जल्दी हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे। और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आए, यू कैन सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लें। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहीं पर शेयर होगी, टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।